पिछले वीडियो में हम लोगों ने जे एडवांस 2024 के फिजिक्स का पेपर 1 डिस्कस किया था इन कंप्लीट डिटेल्स एंड आई एम श्योर कि आपने उस वीडियो को थॉरली एंजॉय भी किया होगा। आज के वीडियो में हम लोग पेपर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगेन ये जो वीडियो का बहुत डिटेल में होगा, तो मैंने एंटायर वीडियो को 3 डिफरेंट पार्ट्स में बनाया है। तो हम लोग शुरू करते हैं डिस्कशन। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से ऑफकोर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेटअप है वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर एक ट्रायंगुलर प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड कन्फाइंड है, राइट। इस ट्रायंगुलर प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड कन्फाइंड है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और एक जो दूसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दोनों आइडेंटिकल लेंथ का ही है, वो इस पर स्लाइड करता है। तो इनिशियली इसका जो पोजीशन है वो कुछ ऐसा है। ये इसका वर्टेक्स और इसका वर्टेक्स दोनों मैच कर रहा है। ये इनिशियल सिचुएशन दिया हुआ है, t=0 का सिचुएशन है और x0 इसका जो वर्टेक्स का इसका पोजीशन दिया हुआ है, राइट। नीचे x एक्सिस डायरेक्टेड है, y इस तरफ है। तो बेसिकली इस ट्रायंगल का जो प्लेन है, ये जो ट्रायंगल स्पेस जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है और ये जो ट्रायंगल जो कंडक्टिंग आपका लूप है, ट्रायंगुलर लूप, ये XY प्लेन में है और z ऑफ कोर्स आपकी तरफ है, इस तरफ है, राइट। और इसमें मोशन हो रहा है। तो t=0 पे इसका जो वर्टेक्स है कहीं यहाँ पर है और उसका ये मूव करना शुरू करता है। सो यहाँ पर देन आपसे पूछा गया है, ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या होगा, EMF इंड्यूस होगा और EMF और x के बीच का ग्राफ दिया हुआ है। इसमें 4 ऑप्शन है, हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सही होगा। और ये इंटायर ऑब्जर्वेशन आप ऑप्शन में आप देखोगे तो 0 से लेकर 12 डिस्टेंस तक है। मतलब 0 से ये जो डिस्टेंस है ये L दिया हुआ है ना, और ये 12 तक हमें ऑब्जर्व करना है। 12 का मतलब क्या होगा कि ये जो ट्रायंगल होगा, ये ट्रायंगल जो कंडक्टिंग लूप है ये यहाँ तक आएगा पूरा, इसका ये वाला जो बेस है यहाँ तक आ जाएगा, तो L डिस्टेंस कवर कर लेगा और फिर नीचे जाएगा, राइट। फिर ये नीचे जाएगा। तो ये जो सेकंड वाला केस है ना, ये L से 12 का जो मोशन है उसको ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हमें सेपरेटली देखना पड़ेगा क्योंकि दोनों में जो सिचुएशन है वो अलग हो जाता है। सो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि यहाँ पे जो EMF इंड्यूस होगा वो किस तरीके से होगा। ये तो फीलिंग आ ही रही होगी कि जैसे ये एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। यहाँ क्वेश्चन में इस तरीके से फ्रेम किया है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो प्लेन है उसमें कन्फाइंड है। तो बेसिकली आप ठीक से देखो तो यहाँ पर मेन जो कॉन्सेप्ट है वो एरिया कैलकुलेशन का है, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज हो नहीं रहा है। तो फ्लक्स में जब चेंज होगा तो हमारा EMF इंड्यूस होता है, राइट। तो यहाँ पर इस जगह अगर आप देखोगे तो फ्लक्स में जो चेंज हो सकता है वो एरिया के चेंज की वजह से ही होगा। मैग्नेटिक फील्ड मेरा कांस्टेंट है, राइट। सो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग पहले बात करते हैं 0 से L के बीच में, 0 से L के बीच में हम लोग बात करते हैं, राइट। सो यहाँ पर ये जो एरिया होगा, ये एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया अगर देखो आप, तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस ये होगा। इसको मैं y कह रहा हूँ, है ना, ये y होगा। एंड ऑफ कोर्स आप देखोगे सिमेट्रिकल है। ये जो आप देख रहे हो ये दो बेसिकली आइडेंटिकल ट्रायंगल बनेगा किसी भी इंस्टेंट पे, राइट। यहाँ पे सिमेट्री है, दोनों ही आइडेंटिकल इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो ये वैल्यू जो होगा ये कितना होगा, x/2 हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहा है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। सो हाफ इंटू बेस मेरा y हो गया और हाइट मेरा x/2 हो गया और इसको ट्वाइस कर लेते हैं, राइट। यही मेरा इसका इंटायर का एरिया आ जाएगा हमारे पास। सो दिस इज बेसिकली xy डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो ये आ गया। अब y को कैसे कैलकुलेट करें, तो ये एंगल 60 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, राइट। सो ये मेरा इंटायर y है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, इसको हम y/2 कह सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो tan 60 डिग्री होगा वो कितना हो जाएगा, tan 60 होगा, दिस इज x/2 डिवाइड बाई y/2, राइट। x/2 डिवाइड बाई y/2। सो यहाँ से y जो होगा x/√3 हो गया। तो ये अगर हम एरिया में रख दें, सो x/2 इंटू x/√3, सो x²/2√3। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये जो मूव कर रहा है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो v यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। ये v इसका कांस्टेंट है थ्रू आउट, है ना। तो XY प्लेन में मूव कर रहा है और v मेरा कांस्टेंट है। तो अब हमें फ्लक्स निकालना है, हमें फ्लक्स बेसिकली EMF निकालना है, इंड्यूस EMF निकालना है, राइट। सो EMF अगर हम देखें तो यहाँ पर जो EMF होगा तो EMF
जो वैल्यू होगा मेरा कितना हो जाएगा, है ना, माइनस डी फाई बाई डी टी करेंगे, राइट, डी फाई बाई डी टी करेंगे। सो यहाँ पर माइनस डी बाई डी टी और बी इंटू ए कर लें तो बी एरिया मेरा एक्स स्क्वायर बाई 2√3 हो गया, राइट। सो यहाँ से जो वैल्यू होगा, अब यहाँ पर इसको आप बाहर कर लो माइनस बी बाई 2√3 को। सो ये 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी यही मेरा वेलोसिटी होगा, राइट। और ये कांस्टेंट दिया हुआ है क्योंकि x मेरा इसी डायरेक्शन में है, तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये माइनस बी एक्स वी बाई √3, ठीक है। सो आप देख सकते हो ई मेरा फंक्शन ऑफ x है, नहीं, और ई एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है विथ नेगेटिव साइन, तो ऑफकोर्स इसका जो स्लोप होगा यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, राइट। और L पे अगर बात करोगे तो L पे ये वैल्यू कितना हो जाएगा, एट x इज इक्वल टू L पे आप बात करोगे तो E का वैल्यू जो होगा वो माइनस BLV बाई √3 होगा, राइट। तो ये आ गया हमारा, तो ये तो 0 से L के बीच का हो गया। अब हम लोग बात करते हैं L से 2L के बीच में, तो L से 2L के बीच का सिचुएशन ऑफकोर्स इस तरीके का कुछ होगा, राइट। अब यहाँ जो एरिया इंटरसेप्ट होगा आप देखो ठीक से, तो ये इस टाइप का जो एरिया है, राइट, ये इंटरसेप्ट होगा। अगेन यहाँ भी सिमेट्री है, ये दोनों जो ट्रायंगल होगा, बेसिकली ये जो एंटायर एरिया आप देख रहे हो, दिस इज मेड ऑफ ए रेक्टेंगल एंड प्लस टू ट्रायंगल्स, राइट। तो यहाँ पे अगर हम एरिया निकालें, टोटल एरिया निकालें, तो यहाँ पे एरिया बेसिकली यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे होगा ये जो रेक्टेंगल का एरिया है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, और प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाए, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ पे ज्योमेट्री को देखो, तो जैसे ये मान लीजिए कि ये x ये मूव कर गया है इसका, क्योंकि हम जो भी मेजरमेंट कर रहे हैं यहाँ से मेजरमेंट कर रहे हैं, x = 0 का मेजरमेंट यहाँ से है, तो जब ये जो ट्रायंगुलर लूप है PQR जब ये नीचे आएगा तो इसका पोजीशन यहाँ से हमें मेजर करना है, तो यहाँ से यहाँ x आ जाएगा, इसका जो वर्टेक्स का पोजीशन होगा, राइट। और ये L है, राइट, ये L दिया हुआ क्वेश्चन में, ये मेरा जो बेस से इसका वर्टेक्स का ये L है, तो इसके लिए भी ये क्या होगा, L ही होगा। तो ये टोटल L है और ये x है, तो ये x - L हो जाएगा। तो अगेन अगर ये x - L होगा तो ये भी x - L होगा, राइट। आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे ये x - L है और ये टोटल ये L है, तो ये वैल्यू जो होगा L - x - L, राइट। तो ये क्या होगा, 2L - 1 होगा। और पूरे एंटायर L में आप जैसे यहाँ भी क्या करोगे, ये 2L - x हो गया, ये मेरा L है, राइट। इसमें से इतना माइनस कर लोगे तो x - L मिल जाएगा। तो आप ऐसे ही समझ लो, और सिमेट्री भी है तो किसी भी तरीके से निकालोगे तो x - L ही आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी हमें देखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर आप देखो ठीक से, तो ये मेरा y हो गया, राइट, और ये हमने निकाला 2L - x, सो बेसिकली ये होगा 2L - x इंटू y हो जाएगा, प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल अब देखो, सो हाफ इंटू बेस, अब इसका जो बेस है ये होगा 2L - x, और यहाँ जो हाइट होगा ये वाला हाइट होगा ना, इसको h बोलते हैं, राइट, ये h, और ये हमने ट्वाइस कर लिया, राइट। सो यहाँ से 2L - x इंटू वाई। अच्छा, y कैसे निकालेंगे, सो y ये है, राइट, और ये मेरा अगेन ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री, ऑलरेडी हमें पता है ये चीज़, राइट। तो यहाँ पर लोग क्या लिख सकते हैं, अब देखो ठीक से, सो tan 60 डिग्री जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस, तो x - L डिवाइडेड बाय y/2। तो यहाँ से जो y होगा ट्वाइस ऑफ x - L बाय √3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, तो x - L बाय √3, ठीक है, ये हो गया। और इस जगह अगर करें हम, सो ये 2L - x इंटू h हो जाएगा, राइट, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब h कैसे निकालेंगे, सो अगेन ये हमें पता है, राइट, ये हमें पता है, और अगेन ये जो एंगल होगा ये 60 डिग्री है। सो अगेन हम क्या लिख सकते हैं कि जो tan 60 डिग्री होगा, सो ये इंटायर 2L - x है, तो इसका हाफ हो जाएगा, सिमेट्री हमारा, तो ये हाफ हो जाएगा। सो 2L - x डिवाइडेड बाई 2, एंड ये परपेंडिकुलर ये बाय बेस हो गया, बाय h कर लेंगे, तो यहाँ से h का जो वैल्यू होगा 2L - x 2√3 हो जाएगा ना, ये वैल्यू रख देना यहाँ पर।
सो यहाँ पे अगर रखें तो ये 2/√3 2l माइनस एक्स है ना, इंटू एक्स माइनस एल, अच्छा इंटू एच था यहाँ पर, तो 2l माइनस एक्स, एच का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, ये कितना आ जाएगा 2l माइनस एक्स बाई 2√3 आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे अगर हम 2l माइनस एक्स कॉमन ले लें, 2l माइनस एक्स और नीचे √3 भी कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस एल, और यहाँ पे करें तो ये आ जाएगा 2 इंटू एल माइनस एक्स बाई 2 आ जाएगा, है ना। उसको फर्दर कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर हाँ, पर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये जो एरिया आ जाएगा कितना आ जाएगा, अब एरिया अगर देखें, इसको A2 बोलते हैं, ये जो एरिया है, सो 2l माइनस एक्स बाय √3, और यहाँ पे जाएगा तो ये कितना होगा 2 इंटू 2 ये 4 हो जाएगा, 4 इंटू एक्स माइनस एल, है ना, प्लस 2l माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इज 2l माइनस एक्स बाई √3, और यहाँ पे 4x, ये यहाँ पे 3x बना लेगा, और 4l माइनस 2l, एक बार चेक कर लेते हैं, 2l माइनस एक्स, तो 4 इंटू एक्स माइनस एल प्लस 2l माइनस एक्स, ठीक है। सो दिस इज़ 4x माइनस 3x हो जाएगा, और ये माइनस 2l हो जाएगा, राइट, ये 2l हो जाएगा, हाँ ठीक है, बाई 2, ठीक है। सो यहाँ पर ये हो गया 2l माइनस एक्स इंटू 3x माइनस 2l बाई 2√3। अब अगर ग्राफ में देखो तो ऑब्वियसली एक बार ये नीचे की तरफ जा रहा है, और क्योंकि होगा क्या ना, जब ये इनिशियली क्या हो रहा है, इस वाले डायग्राम में आप देखो तो यहाँ पर जो एरिया इंटरसेप्ट है बढ़ रहा है, ये बढ़ेगा, और उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ भी जब ये एंटर कर, जब L से 2L में भी जब ये आ रहा है, तो यहाँ भी एरिया का कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, राइट। तो एक बार एरिया मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और फिर घटेगा, तो किसी एक पॉइंट पे वो मैक्सिमम अचीव करेगा, और क्योंकि यहाँ पर किसी एक पॉइंट पे मेरा EMF 0 हो रहा है, तो वो हमें अगर निकालना है तो हमें देखना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे ऐसा हो रहा है, राइट। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये एरिया हमें पता है A2, तो यहाँ से हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा, नहीं, फ्लक्स कितना होगा, तो बेसिकली अगर फ्लक्स बोलोगे सेकंड केस में, तो ये B इंटू A2 करोगे, और EMF अगर सेकंड केस में निकालोगे तो कितना होगा, B इंटू dA2/dt करना पड़ेगा, राइट। तो ये पहले हम एज ए फंक्शन निकाल लेते हैं, राइट, ये एज ए फंक्शन निकाल लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि कहाँ पे 0 हो रहा है, हमें x का वो पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगा जहाँ पर ये 0 हो जाएगा, तो उससे हम 100% श्योर हो जाएंगे कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि E मेरा 0 हो रहा है किसी पॉइंट पे। तो यहाँ पर dA2/dt निकालते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, b/2√3 और d/dt, इसको एक्सपैंड ही कर लेते हैं, तो ये बेसिकली कितना होगा, ये 6lx हो गया यहाँ पर, 6lx माइनस 4l² फिर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2lx, तो यहाँ पर ये होगा b/2√3 d/dt और 8lx माइनस 3x² माइनस 4l² हो जाएगा, है ना। अब इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो b/2√3, और ये होगा, जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये 8l आ जाएगा, राइट, इंटू dx/dt, मतलब ये वेलोसिटी हो गया, और यहाँ पे करो माइनस 6l इंटू dx/dt, ये v हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, राइट। तो अब देखते हैं ये कहाँ पे 0 हो रहा है, तो E2 को जब हम 0 करते हैं तो 8lv माइनस 6xv को 0 कर लें, सो यहाँ से x का वैल्यू 4l/3 हो रहा है, 4l/3 ये 1.3l के आसपास आता है, राइट। अब तो ग्राफ में आप देखोगे आपके पास जो चारों ऑप्शन है उसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में ये से 3l/2 कितना हो गया, ये 1.5l हो गया, राइट, और ये l हो गया, तो 1.3 कहीं यहाँ पर आ रहा है, तो सिर्फ ऑप्शन ए में ये मैच कर रहा है, और किसी में भी ये ऑप्शन में मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये x का वैल्यू
ये L और 1.5 L के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ऑफकोर्स इसमें ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री ज़्यादा इन्वॉल्व है और वहाँ पे हमें सोचना होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ग्रेविटेशन पे बेस्ड प्रॉब्लम है। तो ऑलरेडी हमें पता है कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वहाँ पे जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग जो प्रोवाइड करता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है, राइट। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक एडिशनल फोर्स, सेंट्रल फोर्स काम कर रहा है और ऑफकोर्स कुछ का अगर किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसका टाइम पीरियड कुछ होगा। तो जब ये एडिशनल सेंट्रल फोर्स काम कर रहा है तो जो नया टाइम पीरियड होगा और जो पुराना टाइम पीरियड है जब जो एडिशनल सेंट्रल फोर्स का काम नहीं कर रहा था उसको बेसिकली कंपेयर करना है, ठीक है। सो इनिशियली अगर हम बात करते हैं कि जब, और ये जो जिसका ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, उसका मास m, ये ग्रेटर देन m दिया हुआ है, मतलब कि जो सेंटर ऑफ मास होगा इस दोनों सिस्टम का प्रैक्टिकली m पे ही लाइक करेगा, है ना। तो अदरवाइज आपको पता है कि ये दोनों कंपैरेबल होता है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन होता है, बट वो ऐसा केस नहीं है, सिंपल केस है। सो इनिशियली अगर देखें, जैसे फर्स्ट केस इसकी बात कर रहा है, राइट, तो यहाँ पर जो भी मास यहाँ पर m है, ये m इस पर मूव कर रहा है ना, और ये लेट्स से कि सर्टेन वेलोसिटी इनिशियली v0 से मूव कर रहा है और ये जो रेडियस है ये r0 है, ठीक है। सो v0 हमें पता है कितना होता है, √g m/, है ना, इसको r0 बोले, ये हमें पता है, राइट। सो जो t0 होगा कितना होगा, 2πr0/v0 होगा। ये इनिशियल सिचुएशन हो गया, ठीक है। अब बाद में क्या होगा, तो सेकंड केस है, तो सेकंड केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में एक एडिशनल फोर्स काम कर रहा है, सेंट्रल फोर्स काम कर रहा है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल जी दिया हुआ है। सो दिस इज m∝/r³। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फोर्स होगा, जो सेंट्रल फोर्स होगा, हमें पता है क्या, dvc/dr हो जाएगा। सो दिस कम्स टू बी m∝, और ये -3r⁻⁻4 हो जाएगा। सो बेसिकली -3m∝/r⁻4 हो जाएगा, राइट। सो अब क्या होगा ना कि अपार्ट फ्रॉम, अब जो नया सिचुएशन है उसमें जो पहले जो फोर्स काम कर रहा था और प्लस Fc ये दोनों ऐड हो जाएगा, और इसकी वजह से यहाँ इसका वेलोसिटी कुछ पहले जो v0 था उससे चेंज हो गया, v हो गया। बट क्वेश्चन में ये दिया कि जो रेडियस है वो एज इट इज़ है ना, जो रेडियस है उसी सर्कल में मूव कर रहा है ना। इफ द पार्टिकल मूव्स इन द सेम सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r0, है ना, इन कंबाइंड पोटेंशियल ड्यू टू m एंड vcr, है ना। तो अब जो नया टाइम पीरियड है वो t1 है। सो अब यहाँ पर t1 जो लिखेंगे वो कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे जो फोर्स का इक्वेशन है वो कितना होगा, अभी जो काम करेगा तो पहले तो g जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से gmm/r0² होगा, और ये जो सेंट्रल फोर्स है 3m∝/r, ये ऐड हो जाएगा नहीं, और दिस वुड बी इक्वल टू mv²/r0, ये तो सेम है हमारा, राइट। सो यहाँ पे अगर हम देखें, सो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि, है ना, ये r0 है, राइट। सो v का जो वैल्यू होगा यहाँ से, v का यहाँ पे m कैंसिल आउट हो गया, एक r0 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v² अगर आप देखोगे ठीक से, सो gm/ एक r0 यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर 3α/r0³ आ जाएगा, राइट। सो v बेसिकली इतना हो जाएगा, जो नया जो केस है हमारा, ठीक है। सो ऑफकोर्स यहाँ जो टाइम पीरियड होगा इसका नाम इसने t1 दिया है। सो t1 होगा 2πr0, ये तो सेम है, बट नीचे कितना आ जाएगा, v1 आ जाएगा, ठीक है, ये v आ जाएगा, सॉरी ये v आ जाएगा। तो यहाँ पर अब कंपेयर करना है हमें कि t1² - t0² का वैल्यू, है ना, तो इसको निकाल लेते, तो 1 - t0/t1 का होल स्क्वायर, राइट। सो 1 - t0/t1 अगर करेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे r0 दोनों में कॉमन है और v0 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि v/v0 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। सो यहाँ से 1 - अब जो v² है वो कितना है यहाँ से, gm/r0 प्लस और 3α/r0³ हो गया, और नीचे v0² जो है वो gm/r0 है, gm/r0
आर नॉट है। तो आप देख सकते हो यहाँ से 1 माइनस ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे रीअरेंज करोगे तो 3 अल्फ़ा आर नॉट और नीचे जी एम आर नॉट क्यूब कर लो, राइट। सो ये जो वैल्यू आएगा -3 अल्फ़ा बाय जी एम आर नॉट स्क्वायर आ गया, है ना। तो ऑफकोर्स ये नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, बट यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है वो मैग्नीट्यूड को लेके ही लिखा है, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये एक्सरे जो है उस पर बेस्ड है, बेसिक क्वेश्चन ही है। बेसिक फॉर्मूला आपको अगर याद होगा, ध्यान होगा, तो ये आराम से विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप बना सकते हो, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में तो एक्सरे के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है कि मेटल टारगेट विद एटॉमिक नंबर Z=46 इज बॉम्बार्डेड विद अ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम, द एमिशन ऑफ एक्सरे फ्रॉम द टारगेट इज एनालाइज्ड। अब यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है वेवलेंथ ऑफ के अल्फा लाइन एंड कट ऑफ का रेशियो दिया हुआ है। सो के अल्फा लाइन में हमें पता है जो ट्रांजिशन होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, यहाँ पे Z-1 होल स्क्वायर हो जाता है, राइट। ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट है जो 1 आता है, ठीक है। यहाँ पे के अल्फा लाइन के लिए ये 1 आता है और ये के अल्फा के केस में ट्रांजिशन होगा 1 स्क्वायर माइनस 1 और 2 के बीच में ट्रांजिशन होता है, राइट। तो ये आ जाएगा वैल्यू। सो R Z-1 का होल स्क्वायर और ये 3/4 हो गया, ठीक है। और जो कट ऑफ होता है लैम्डा कट ऑफ, ये हमें पता है कि ई जो होता है SC/लैम्डा होता है। सो लैम्डा कट ऑफ क्या होता है SC/E हो जाता है, राइट। सो दोनों को अगर हम कंपेयर करें, यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है के अल्फा लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है और कट ऑफ के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है। सो बेसिकली यहाँ से आप लैम्डा अल्फा को क्या लिख सकते हो, लैम्डा अल्फा जो है वो जगह 4/3 Z-1 का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन में दिया हुआ कि लैम्डा अल्फा और लैम्डा जो कट ऑफ है दोनों का रेशियो 2 दिया हुआ है। सो 4/3 Z-1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर आप ये करोगे तो E/SC आ जाएगा, है ना। ये वैल्यू 2 दिया हुआ है, ये पहला केस हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, और यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है जो मेटल है वो Z का वैल्यू 46 दिया हुआ है, राइट। सो ये वैल्यू भी रख देते हैं इस जगह, है ना। 46 दिया हुआ, 46-1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। अब यहाँ पे करते हैं कि सेम इलेक्ट्रॉन बीम बॉम्बार्डेड अनदर मेटल टारगेट विद Z=41, तो R का वैल्यू कितना होगा। तो सारा जो कंडीशन है वो सेम है, जो एनर्जी है वो सेम होगा, राइट। बट यहाँ पे मेटल को चेंज कर दिया गया है, ठीक है। सो जो कट ऑफ होगा इस केस में भी क्या होगा, सेम ही होगा, बट जो लैम्डा अल्फा है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि Z मेरा चेंज हो रहा है ना। और बट जो ट्रांजिशन वो सेम ही है कि अल्फा के लिए ही है, बट Z का वैल्यू डिफरेंट है। सो यहाँ पर हम लिखें लैम्डा डैश अल्फा बाय लैम्डा C, ये हमें निकालना है। तो 4 यहाँ पे कितना हो जाएगा, है ना, यहाँ पे 3R और ये जो वैल्यू है 41 है। सो 41-1 का होल स्क्वायर, राइट, इंटू E/HC। तो इसका वैल्यू कितना होगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पर अगर बेसिक आप डिफरेंस देखो, नहीं दोनों को हम डिवाइड कर दें, मतलब हम ऐसा भी तो कह सकते हैं ना कि ये 2 दिया हुआ है, राइट। तो अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें, इस दोनों को डिवाइड कर दें, सबसे अच्छा तरीका क्या है, दोनों को डिवाइड कर दें तो हमें आ जाएगा वैल्यू। मान लीजिए इसको x बोलते हैं, लेट से मान लीजिए। तो अब दोनों को डिवाइड कर दें 1 और 2 को। सो 1/2। सो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे सब कैंसिल हो गया। ये 41 जो होगा ऊपर चला जाएगा, राइट। सो ये ऊपर चला जाएगा तो 41-1 क्या होगा, 40 स्क्वायर हो गया। और नीचे, है ना, दोनों को डिवाइड करेंगे तो, है ना, जैसे यहाँ पे क्या कर ले, जैसे जब दोनों को डिवाइड करेंगे ऑफ कोर्स तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 1/46-1 का होल स्क्वायर और नीचे आएगा 1/41-1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 2/x, ठीक है। सो ये ऊपर 40 आ गया, नीचे 45 आ गया, है ना, स्क्वायर 2/x। तो x का जो वैल्यू है, जो नया रेशियो है वो x है हमारा। सो ये 2 × 45/40 का होल स्क्वायर।
इसको आप चेक करोगे ये 2.53 के आसपास आ जाता है ये वैल्यू, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो थर्ड हो गया। तो मूव करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पे बेस्ड है ये प्रॉब्लम। ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है, बस इसमें आप 3 डायमेंशनली ऑब्जर्व कर लोगे, एनालाइज कर लोगे तो बन जाएगा आपसे प्रॉब्लम आराम से, है ना। तो जैसे यहाँ पर एक लूप है, एक कंडक्टिंग लूप है, और इसी कंडक्टिंग लूप से ही ऐसा नेटवर्क बनाया गया, इस तरीके का नेटवर्क बनाया गया है, राइट। और इसको यहाँ पर एक पिवट है, यहाँ पे ऐसे रखा गया है ताकि ये इस पी क्यू के अबाउट रोटेट कर सके जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा। सो इनिशियली जब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो लूप का क्या होगा, यहाँ पर mg काम कर रहा होगा, ये बैलेंसिंग सिचुएशन में होगा, ठीक है। पिवट है, इससे बैलेंस हो, इसका जो भी नॉर्मल फोर्स होगा उससे बैलेंस हो रहा होगा। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, अब जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया है वो कैसे लगाया गया है, इसको थोड़ा 3 डायमेंशनली समझना पड़ेगा। मैं बताता हूँ कैसे इसको सोचना है। तो ऐसा लूप है, राइट। सो मान के चलते हैं कि इस डायरेक्शन में करंट को अप्लाई किया गया है। तो अब क्या होगा, ये लिफ्ट हो जाएगा अपने प्लेन से, ये लिफ्ट होगा। अब ये कैसे लिफ्ट होगा, इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक बार व्यू इधर से करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा विजुलाइजेशन है, इधर से आप व्यू करोगे तो ये बेसिकली कैसा दिखेगा, इनिशियली कैसा दिखेगा, ये पी क्यू इधर हो गया, है ना, और ये एक लाइन ऐसा दिखेगा, लाइन जैसा दिखेगा, राइट। तो ये पूरा जो सर्कल है वो लाइन दिखेगा, क्योंकि आप साइड से देख रहे हो। इट इज़ जस्ट लाइक कि जैसे अगर मान लीजिए मेरा पाम है ऐसे रखा हुआ है, आप साइड से देखोगे तो ये पूरा एक लाइन दिखेगा आपको, राइट। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुआ वर्टिकल डायरेक्शन में, और करंट क्योंकि इधर है तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है इस तरफ होगा। सो मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ है, और जो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर के डायरेक्शन में, सो m क्रॉस बी, हमें पता है टॉर्क कितना होता है, टॉर्क जो होता है m क्रॉस बी होता है। सो m क्रॉस बी जैसे लगेगा तो क्या होगा, ये अपने प्लेन को, और आप देख सकते हो कि जो इसका जो टॉर्क जो डायरेक्टेड होगा, m क्रॉस बी जब करोगे तो इधर डायरेक्टेड होगा, राइट। प्लेन ऐसा है, ये प्लेन ऐसा है, और मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो m क्रॉस बी इधर होगा, तो ये एक्सिस का डायरेक्शन है। तो ये बेसिकली क्या होगा, ऐसे टर्न हो जाएगा, राइट। तो आपको कैसा दिखेगा ये, जब ये टर्न हो जाएगा ये, तो क्योंकि ये इसके बाद रोटेशन हो रहा है, जब टर्न होगा तो ऐसा टर्न होगा, राइट, ये ऐसा टर्न हो जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा एनालाइज करना था। अब यहाँ पर mg इस तरफ काम कर रहा है ना, तो mg का कुछ टॉर्क होगा। अच्छा, ये रेडियस इसका r दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये स्मॉल r दिया हुआ है, नहीं, तो ये बेसिकली ये इसका r हो गया। तो इसका जो टॉर्क होगा, तो बेसिकली क्या होगा, इक्विलिब्रियम सिचुएशन में जो mg का टॉर्क होगा और जो मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा उसका जो टॉर्क होगा, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा। तो mg का टॉर्क होगा mg इंटू ये r साइन थीटा हो गया, राइट, ये r साइन थीटा हो जाएगा। और क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट जो अब इधर होगा डायरेक्टेड, राइट, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, बी नॉट इस तरफ डायरेक्टेड है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये थीटा तो ये भी थीटा, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। हमें पता है ये कितना होता है, एम वी नॉट साइन थीटा होता है। तो एम वी नॉट साइन थीटा, साइन और थीटा क्या होता है, एंगल दोनों के बीच का होता है। यहाँ पे कितना है 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा। सो यहाँ से एम जी आर साइन थीटा कितना हो जाएगा, एम वी नॉट कॉस थीटा, राइट। सो टैन थीटा यहाँ से जो आ जाएगा, टैन थीटा जो आएगा मेरा कितना हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा, एम का वैल्यू आई ए होता है, आई इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया, राइट, बी नॉट हो गया, और नीचे एम जी आर। सो आई पाई आर बी नॉट, आई पाई आर बी नॉट बाय एम जी इज द राइट आंसर। सो इसका भी ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये सिंपल प्रॉब्लम था, बट हाँ 3 डायमेंशनल विजुअलाइजेशन यहाँ पे ज़रूरी था, ठीक है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि मल्टी करेक्ट है प्रॉब्लम, है ना। तो एक से इसमें एक या एक से ज़्यादा क्वेश्चंस में आंसर सही हो सकता है। ये भी अगर देखा जाए तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस है ना। तो यहाँ पर क्या है कि, है ना, एक स्फेरिकल शेल है, ठीक है, और ये इस पर सरफेस चार्ज सिग्मा दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ से r डिस्टेंस पे
एक डायपोल है, राइट, डायपोल है ना, जो कि यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है इस जगह, है ना, आर डिस्टेंस पे, ये आर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सिचुएशन है, इसका रेडियस आर दिया हुआ है, एंड डायपोल इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स सेंटर, ये डायपोल का सेंटर ये इसका रोटेट हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर जो थीटा दिया हुआ स्मॉल दिया हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेटा है। स्मॉल से क्या होगा ना, हमें पता है कि जो टॉर्क हम लोग लिखते हैं, अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क, अगर कोई डायपोल को रखते हैं तो टॉर्क कितना होता है, पी साइन थीटा होता है। बट यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो इसका डायरेक्शन है, इस शेल की वजह से जो डायरेक्शन होगा फील्ड का, वो अलग अलग डायरेक्शन में होगा, यूनिफॉर्म फील्ड नहीं होगा इसका। बट इस पॉइंट पे देख रहे हो थीटा क्योंकि बहुत स्मॉल है, तो इसको ऑलमोस्ट हम यूनिफॉर्म की तरह ट्रीट कर सकते हैं, इस क्योंकि थीटा का वेरिएशन बहुत कम है, तो ये क्या होगा, इसके और ऐसे से ऑसिलेट करेगा जैसे यूनिफॉर्म फील्ड के केस में होता है। बट ये जरूर ध्यान रखना, ये तभी हम लोग लगा सकते हैं जब थीटा का वैल्यू बहुत स्मॉल हो, राइट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो एट एनी फाइव, जो पहला ऑप्शन है, डायपोल विल गो अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन एट एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर, तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना। अच्छा, आर यहाँ पर, ये यहाँ पे एक और चीज़ क्या है कि जैसे ये आर का कोई भी फाइनाइट वैल्यू, तो इसके बाहर अगर होगा तो फील्ड यहाँ पे बाहर में क्या होता है, अगर आर इज ग्रेटर देन टू इक्वल तो ई मेरा नॉन जीरो होता है, अगर आर लेस देन आर हो गया तो ई मेरा क्या होता है, जीरो होता है। तो ठीक है, तो ऑप्शन ए मेरा, है ना, इस तरीके से सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि डायपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन एट एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर, तो ये गलत हो गया, क्योंकि अंदर में, अगर ये डायपोल का पोजीशन अंदर में होगा तो ये मेरा जीरो है, राइट। बट एट द सेम टाइम में ये भी ध्यान रखना है कि इसका जो फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, स्मॉल एंगल में वेरिएशन के लिए हम लोग पी साइन थीटा लगा सकते हैं। डायपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन एट एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर ग्रेटर देन आर, तो जो सेकंड केस है ना, यहाँ पर ऑफकोर्स जो यहाँ पे ऑसिलेशन होगा, जो टॉर्क है वो लिखेंगे माइनस पी साइन थीटा, रीस्टोरिंग टॉर्क होगा, इसे यूनिफॉर्म फील्ड के केस में होता था। इसको आई अल्फा करेंगे तो माइनस पी साइन थीटा, स्मॉल थीटा के लिए ये इसको थीटा लिख लेंगे, सो माइनस पी बाई आई इंटू थीटा। सो ऑफकोर्स यहाँ जो है ना, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में जा रहा है, तो मेरा ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो गया, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर सी, ओमेगा स्क्वायर जो है यहाँ पे कितना आया, ओमेगा का वैल्यू जो आया ये रूट अंडर पी ई बाई आई आया, ठीक है। अब जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या कहता है कि डायपोल भी अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एट आर इक्वल टू 2r, तो ये वैल्यू रख के देखते हैं। अच्छा, ई का वैल्यू जो होगा ये कितना होगा यहाँ से, और ये सिग्मा के टर्म में लिखना है, तो ई हमें पता है कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर होता है आउटसाइड पॉइंट पे। अब ये क्यू कौन सा होगा, जितना इसके सरफेस पे चार्ज प्रेजेंट है, राइट। तो इसको सिग्मा के टर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो सिग्मा इंटू क्या करेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर करेंगे, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिग्मा आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो ये ई का वैल्यू होती है, यहाँ पे रख देते हैं, ये सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आर की जगह 2r है इंटू आई करेंगे, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा सिग्मा पी 4 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट आई। तो ये नहीं दिया हुआ है, इसमें कुछ और दिया वैल्यू, तो ये गलत हो गया। और डी अगर हम देखें तो डी में क्या हो रहा है कि द डायपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एट आर इक्वल टू 10r पे पूछा गया, तो ओमेगा अगेन वही काम करना है, हमें पी बाई आई करना है, और इस बार जो वैल्यू दिया हुआ है पी, है ना, और पीछे आई हो गया, और ई का वैल्यू सिग्मा आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आर का वैल्यू 10r है, राइट। तो 10r मतलब 100r स्क्वायर हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये सिग्मा पी बाय 100 एप्सिलॉन नॉट है, ये सही आ रहा है ना, ये सही आ रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये बॉयंट फोर्स के कॉन्सेप्ट पे, जिसमें थोड़ा सा विस्कोसिटी का भी मिक्सचर कर दिया गया है, तो इसको देखते हैं हम लोग, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 6 में जो सिचुएशन है वो क्या है कि
टेबल टेनिस बॉल, इसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 3/2 इंटू 10⁻² मीटर। यहाँ पे थोड़ा सा डेटा का ध्यान रखना है क्योंकि चांसेस है कि आप डेटा में गलत कर लो, है ना। 22/7 इंटू 10⁻³ kg ये दिया हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डेप्थ में यहाँ पर आपका वाटर है, ठीक है, और इस टेबल टेनिस को हम डी डेप्थ पे ले जाते हैं बाहर से फोर्स लगा के, क्योंकि देखिए अगर देखिए ठीक से तो mg नीचे काम करेगा, बॉइंट फोर्स ऊपर काम करेगा, है ना। तो ऑफ कोर्स अगर आप यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा, तो इट एमर्जेज, जैसे इसमें क्वेश्चन क्या है कि ऐसे डेप्थ में रखा, फिर क्या होगा, ये इसको छोड़ दोगे तो ये एमर्ज करता है। सो डेफिनेटली यहाँ पर बॉइंट फोर्स mg से ज़्यादा आ रहा होगा तभी ये ऊपर एमर्ज करेगा, तो यहाँ पे एमर्ज करता है, और यहाँ का जो वेलोसिटी है वो v दिया हुआ है, ठीक है। एंड विदाउट गेटिंग वेट, सो आई होप ये सरफेस टेंशन को कंसिडर नहीं करना, इसको बता रहा है। एंड राइजेज अप टू हाइट ऑफ h, और फिर यहाँ से h राइज कर जाता है, ये सिचुएशन दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है, कि जैसे वर्क डन इन पुशिंग द बॉल टू द डेप्थ d, तो यहाँ पे पूछ रहा है वर्क डन कितना होगा, ठीक है, और इसको स्लोली पुल कर रहे हैं नीचे की तरफ, स्लोली इधर बेसिकली नीचे हम पुशिंग द बॉल, इसको धीरे धीरे हम लोग पुश कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि धीरे अगर हम पुश कर रहे हैं तो v 10/0 होगा, और हमें पता है कि f जो होता है वो 6π/RB होता है, जो विस्कस फोर्स होता है ना, क्योंकि यहाँ पे विस्कस फोर्स का भी कंसिडरेशन है ना, विस्कोसिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में, बट क्योंकि v 10/0 तो f यहाँ पे क्या ले लेंगे, विस्कस फोर्स को हमें 0 ले लेना है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखो तो जब आप नीचे पुश करोगे आपको बाहर से एक्सटर्नल फोर्स भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि बॉइंट फोर्स यहाँ पे mg से ज़्यादा हो, क्योंकि अगर ये ऊपर आप पुश करके छोड़ दो ऊपर ये मूव करे, दैट ओनली मीन्स कि बॉइंट फोर्स यहाँ पे mg से ज़्यादा है, तभी ऐसा हो पा रहा है। तो आपको बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा जो उसको यहाँ से यहाँ तक ले जाएगा, राइट। तो पूछा गया कि वर्क डन इन पुशिंग द बॉल, तो जो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन है उसका पूछ रहा है, राइट। तो अगर देखो उसका जो वर्क डन होगा, एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो ऑफकोर्स जितना यहाँ पे आप देखो, क्योंकि बॉइंट फोर्स यहाँ पे mg से ज़्यादा है तो हम इसका मैग्नीट्यूड लें, सो बेसिकली ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि स्लोली पुल किया गया है। अगर आप वर्क चेंज थ्योरम से चलो, सो वर्क डन बाय ऑल फोर्स क्या होता है, डेल्टा के होता है, स्लोली पुल है तो ये 0 है, इनिशियली हम 0 मतलब 0 ही लेके चलेंगे इसको, 10/0 यहाँ पर। और यहाँ पे क्या क्या प्लेयर आएगा, यहाँ पे आएगा बॉइंट फोर्स का वर्क डन आएगा, ग्रेविटी का वर्क डन आएगा, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन आएगा, है ना, ये 0 को इक्वल होगा। तो एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क डन है बेसिकली नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय बॉइंट फोर्स और वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब यहाँ पर जब आप लिखोगे इस जगह, तो वर्क डन बाय जो बॉइंट फोर्स होगा, क्योंकि नीचे डिस्प्लेस हो रहा है तो बॉइंट फोर्स ऊपर काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, तो हम एग्जैक्टली लिखे तो -FB इंटू डी होगा। ग्रेविटी आप देखो जब ये नीचे मूव कर रहा होगा तो ग्रेविटी के डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है तो mg इंटू डी हो गया, राइट। तो दोनों एक मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो FB माइनस mg इंटू डी, सो ये बेसिकली F नेट हो गया जो उस पर काम करें इंटू डी। सो यहाँ पर अगर हम F नेट देखें, राइट, सो F नेट जो होगा वो कितना हो जाएगा, F नेट यहाँ पे हम देखें इस जगह, सो F नेट हो जाएगा FB माइनस mg। अब FB होगा v रो जी नहीं, सो ये होगा 4/3πr3, और रो किसका, लिक्विड का, इंटू जी यहाँ पे वाटर है ऑफकोर्स, और यहाँ पर mg मास दिया हुआ है, जो बॉल का मास है वो दिया हुआ है, तो F नेट हम निकाल सकते हैं। सो F नेट कितना आ गया, F नेट आ जाएगा, अब सारा वैल्यू रखें तो 4/3π, R का वैल्यू रख दें यहाँ पे, तो ये 27/8 इंटू 10⁻6 हो जाएगा, राइट। इतना हो गया F नेट का वैल्यू। नहीं, ये हुआ हमारा बॉइंट फोर्स का वैल्यू, माइनस mg करेंगे, अच्छा ये हुआ v, अब रो करना है विच इज़ इंटू जी, और माइनस mg, मास जो यहाँ पे दिया हुआ है 22/7 दिया हुआ है, 22/7 इंटू 10⁻3 इंटू mg कर लिया हमने, राइट, इतना हो गया। सो यहाँ से वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, तो 4/3 इंटू 22/7 27/8, ये वो 10⁻2 हो जाएगा, 22/7 10⁻2 हो जाएगा, है ना। सो यहाँ से आप देखो तो 3 इंटू 9 4 इंटू 2
22/7 दोनों में आप कॉमन ले सकते हो, तो 9/2 -1 × 10 - 2, सो यहाँ पर ये 7 आ जाएगा और ये 11 आ जाएगा, तो 11 × 10 - 2, ये तो एफ नेट आया। सो वर्क डन जो होगा, है ना, वर्क डन कितना हो जाएगा, जो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, एफ नेट × डी, सो 11 × 10 - 2 और डी मेरा 0.7 है, सो ये बेसिकली 77 × 10 - 3 हो गया, राइट। सो दिस कम्स टू बी 0.077 जूल। तो मेरा जो फर्स्ट पार्ट है ना, वो सही आ गया, नहीं तो ए मेरा यहाँ पर सही आ गया, ठीक है। अब बी देखते हैं। बी में क्या कह रहा है कि इफ़ वी नेग्लेक्ट द विस्कस फोर्स इन वाटर देन द स्पीड जो होगा वो 7 मीटर/सेकेंड होगा। सो अगेन यहाँ पर क्योंकि हमने विस्कस फोर्स क्योंकि स्लोली पुश किया गया था, विस्कस फोर्स को हमने कंसिडर नहीं किया था, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, जो एनर्जी ये आया है 0.077, क्योंकि जितना वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स को यहाँ से यहाँ तक करना पड़ेगा, जब हम इसको छोड़ देंगे तो वापस से जो एफ बी इस पर काम करेगा इतना ही वर्क डन काम करेगा, तो ये इतना आ गया हमारा, ये क्या होगा, हाफ mv² के इक्वल, और m का वैल्यू यहाँ पर 22/7 है × v², नहीं। सो यहाँ से आप देख सकते हो जो v² होगा 0.077 × 14 वो है 22, राइट। तो v का वैल्यू आप आराम से यहाँ पे कह सकते हो 7 मीटर/सेकेंड होगा। देखो ना यहाँ पे ये मेरा 0.5 यहाँ पर ये जो वैल्यू है हाफ mv² ना, तो यहाँ पे ये आएगा × 10 - 3 भी आ जाएगा, नहीं ये छूट गया था, ठीक है। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये 11 से सब डिवाइड हो जाता है, तो 11 × 2 और यहाँ पर नीचे 0.077 × 14 डिवाइड 22 × 10 - 3 ये भी आ जाएगा, नहीं। सो ये आ गया, और ये 11 से करोगे तो ये फाइनली आप देखो ये 49 आ जाता है, तो ये 7 मीटर/सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, तो ऑप्शन नंबर मेरा जो बी है वो भी सही आ गया, ठीक है, ये भी सही आ गया। ऑप्शन सी, इफ़ यू नेग्लेक्ट द विस्कस फोर्स इन वाटर देन हाइट एच को 1.4 मीटर। अब ये जो जाएगा हाइट वो कितना होगा, v²/2g हो जाएगा, नहीं तो 7 का होल स्क्वायर करोगे क्योंकि हमने विस्कस फोर्स कंसिडर नहीं किया है, तो 49/20 ऑफ कोर्स दिस इज नॉट इक्वल टू 1.4 मीटर, तो ये गलत हो गया, ठीक है। और लास्ट वाला जो पार्ट है ना, ये थोड़ा डिबेटेबल है। यहाँ पे क्या दिया था, रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स एक्सक्लूडिंग द विस्कस फोर्स टू द मैक्सिमम विस्कस फोर्स, है ना। तो यहाँ पर एफ नेट जो आया और विस्कस का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, है ना, ये 500/9 कह रहा है। पहले हम लोग ये निकालते हैं, एफ नेट जो मेरे पास आया वो कितना आया था, 11 × 10 - 2 आया था, है ना, ठीक है। और जो विस्कस फोर्स अभी हम ये मान के चलते हैं यहाँ पर, जिसका जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा वो 7 मीटर/सेकेंड होगा, ठीक है। ये जो इसमें मूव कर रहा है, क्योंकि यहाँ तक जो ये लिक्विड के अंदर मूव कर रहा है, तो यहाँ पर इस जगह मेरा भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अभी हम ये मान के चलते हैं, हालांकि यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पे विस्कस फोर्स को कंसीडर नहीं किया है, बट एक बार हम लोग डेटा को देखते हैं क्योंकि यहाँ डेटा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 6π करेंगे हम लोग, यहाँ पे 6π करेंगे, राइट। और अभी हम v का वैल्यू उतना ही रखते हैं, तो जब ये सारा वैल्यू आप रखोगे 22/7 और ईटा का वैल्यू आप दिया हुआ क्वेश्चन 1 × 10 - 3 दिया हुआ है ना, r का वैल्यू 3/2 × 10 - 2 दिया हुआ है ना, और v अगर हम 7 रखते हैं तो ये वैल्यू एग्जैक्टली जो ऑप्शन 4 में दिया हुआ 500/9 दिया हुआ है, ठीक है। बट यहाँ क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि ये जो वेलोसिटी, ये तो हमने तब वेलोसिटी हमने विस्कस फोर्स को कंसीडर नहीं किया था, बट अगर आप रेशियो देखोगे ना यहाँ पे एफ नेट और एफ बी का रेशियो, तो एफ नेट बहुत लार्ज है। मतलब ये हो गया अगर आप विस्कस फोर्स को कंसीडर करोगे भी तो जो वेलोसिटी होगा वो 7 के आसपास होगा, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली हम लोग कह सकते हैं कि जो ऑप्शन डी होगा वो भी सही होगा, ठीक है। तो ABD, आई बिलीव कि IIT इस चीज़ को ही कंसिडर करके क्वेश्चन बनाया होगा, तो आंसर इसका ABD हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो।